प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जियो ब्लैक रॉक को सेबी का अप्रूवल मिल चुका है 4 इंडेक्स फंड लॉन्च करने का। तो इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि ये 4 इंडेक्स फंड्स कौन कौन से हैं और किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए इस तरह के इंडेक्स फंड्स सूटेबल होते हैं। और साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि मैं इस तरह के इंडेक्स फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करता हूं कि नहीं। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट है ना, एक्टिव फंड वर्सेस इंडेक्स फंड्स। तो इस पर भी कमेंट करूंगा कि कौन सा किसके लिए सूटेबल होगा, क्योंकि अच्छा या खराब के चक्कर में तो हम पढ़ते नहीं कि अच्छा है खराब है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए एक्टिव फंड ज़्यादा सूटेबल होंगे और किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए इंडेक्स फंड ज़्यादा सूटेबल होंगे। इन्फॉर्मेटिव वीडियो एज ऑलवेज पूरा देखें, अच्छी तरह से समझे, पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नाउ आज के टॉपिक पे आते हैं। तो जियो ब्लैक रॉक ने ऑलरेडी कुछ डेट फंड्स लॉन्च किया हुआ है ना, कैश मार्केट और डेट में तो कुछ फंड्स मैंने आपको ऑलरेडी अपडेट किया हुआ था। तो देखिए उन्होंने ओवरनाइट फंड, लिक्विड फंड और मनी मार्केट फंड ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ है। कुछ दिनों पहले एनएफओ भी आया था, मैंने डिटेल में आप लोग को बताया था इसके बारे में। और वहाँ पे उन्होंने अच्छा खासा पैसा भी रेस किया था ना, मतलब काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया था। 90 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और अबाउट 67,000 रिटेल इन्वेस्टर्स ने वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया था। टोटल 17,800 करोड़ के आसपास पैसा आया था। और यूएस डॉलर्स में देखेंगे तो अबाउट 2.1 बिलियन यूएस डॉलर्स था। तो रिलायंस ने एक बार में, वो भी डेट में, इतना ज़्यादा पैसा उठा लिया। और इतना ज़्यादा पैसा उठाया ना कि जो एएमसीज हैं, अगर डेट एयूएम देखेंगे, एसेट अंडर मैनेजमेंट, तो टॉप 15 में आ चुका है। इतना बड़ा एयूएम बना लिया ऑलरेडी। और टोटल ना फंड हाउसेस 47 के आसपास है, तो उसमें 35 रैंक पे आ गया एयूएम में। तो जब ये इक्विटी फंड लॉन्च करेंगे तो आप समझ सकते हैं कितनी जल्दी ये ऊपर पहुँचेंगे। इसका रीच बहुत ज़्यादा है ना, मतलब ब्लैक रॉक का यहाँ पे एक्सपर्टाइज है और रिलायंस का रीच है, जियो का रीच है। तो दोनों मिलके ऑफ कोर्स आने वाले समय में देखेंगे जल्दी ये टॉप 10 में जाएंगे और उसके कुछ समय के बाद टॉप 5 में भी जाएंगे। तो नाउ उन 4 इंडेक्स फंड्स के बारे में जान लेते हैं, जिसका एनएफओ बस आने वाले समय में आने ही वाला है। एग्जैक्टली आप मुझे कब आएगा ये तो जियो को बताना पड़ेगा ना, जियो ब्लैक रॉक को बताना पड़ेगा कब आएगा। लेकिन हाँ, जल्दी ही आएगा क्योंकि सेबी का अप्रूवल आ गया। और ये इंडेक्स फंड्स हैं, कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट है, तो लाने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, बहुत जल्दी ही आ जाएगा। और जब आएगा तो एनएफओ आएगा तो मैं ऑफकोर्स आप लोग को बताऊँगा उसके बारे में। ठीक है, तो देखिए इसमें 4 में नंबर 1 क्या है? नंबर 1 है निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। ठीक है, तो लार्ज कैप में 2 तरीके के इंडेक्स फंड्स, इनफैक्ट 3 तरीके के इंडेक्स फंड्स मिलते हैं। एक तो हुआ निफ्टी 100, दूसरा हुआ निफ्टी 50 और तीसरा हुआ निफ्टी नेक्स्ट 50। तो इन तीनों में ये है निफ्टी नेक्स्ट 50। तो मार्केट कैप वाइज जो इंडिया के टॉप 50 कंपनीज है ना, सबसे बड़ी कंपनीज, उसके बाद की जो बड़ी कंपनीज होती हैं नेक्स्ट 50 इसीलिए बोलते हैं। तो ये भी लार्ज कैप में आएगा, लेकिन हाँ जो बड़े वाली 50 कंपनीज है उससे थोड़ा छोटा होगा। तो नेक्स्ट 50 का अप्रूवल आ चुका है इंडेक्स फंड का, तो ये कुछ दिनों में आ जाएगा होपफुली। उसका सेकेंड आया है निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। तो यहाँ पे जो मिड कैप के 150 स्टॉक्स हैं वहाँ पे ये अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इंडेक्स फंड है, तो उस इंडेक्स में जितने स्टॉक्स हैं 150 उतने स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। उन स्टॉक्स का बेंचमार्क में जितना एक्सपोजर है उसी तरह का एक्सपोजर यहाँ पे लिया जाएगा। फंड मैनेजर का यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं होगा इंडेक्स फंड में। ठीक है, जो भी बेंचमार्क में, दैट इज इंडेक्स में जो भी फंड्स हैं, जितना उसमें एक्सपोजर लिया गया उसी तरह का एक्सपोजर उसी स्टॉक्स में ये करेंगे। खुद का दिमाग फंड मैनेजर्स नहीं लगाएंगे क्योंकि इंडेक्स फंड है। और तीसरा है निफ्टी स्मॉल कैप 250। यहाँ भी जो टॉप 250 स्मॉल कैप के स्टॉक्स हैं वहाँ पे एक्सपोजर लिया जाएगा। ठीक, और फोर्थ इंटरेस्टिंग है, ये है डेट, प्योर डेट है, वो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी का। ये तीनों तो इक्विटी था, फोर्थ डेट का है। ये है निफ्टी 8 to 13 ईयर्स जी-सेक इंडेक्स फंड। तो यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। हमेशा ध्यान में रखें, यहाँ पे 8 to 13 ईयर्स है, इसका मतलब कि यहाँ पे ड्यूरेशन भी मोस्टली ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफकोर्स क्रेडिट रिस्क तो नहीं होगा क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, लेकिन इंटरेस्ट रेट रिस्क बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखें। कहीं कहीं रिपोर्ट में ये भी आ रहा है कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का भी शायद अप्रूवल या तो मिल गया या फिर जस्ट मिलने ही वाला है। बट हाँ, इस पर क्लैरिटी नहीं है क्योंकि नेचुरली निफ्टी 50 इंडेक्स फंड तो लॉन्च करना ही होगा ना, सबसे पहले तो वही फंड लॉन्च होता है। बट एनीवे इस पर क्लैरिटी नहीं है, होपफुली क्लैरिटी आ जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ये लॉन्च, मतलब इसका अप्रूवल मिला है कि नहीं सेबी की। सबसे पहले तो ऑफकोर्स अप्रूवल मिलता है, उसके बाद एनएफओज आता है, और अप्रूवल के बाद इमीडिएटली कुछ समय में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं
कि निफ्टी 50 का भी आएगा। और ये भी बोला जा रहा है कि इसके साथ साथ और भी बहुत सारे फंड्स आने वाले हैं इसी साल, ठीक है। तो अब मोस्टली देखिए डेट में तो उन्होंने कुछ कवर कर लिया, इंडेक्स फंड में भी कवर कर लिया, अब शायद कुछ एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स को भी आने वाले समय में वो लाएंगे। तो जो भी कुछ आएगा मैं आपको ऑफ कोर्स अपडेटेड रखूँगा। यहाँ पे देखिए इसका जो प्लस पॉइंट है ना जियो का या फिर जियो ब्लैक रॉक का, तो एक तो मैंने बताया कि जियो या फिर रिलायंस का जो नेटवर्क है, ह्यूज नेटवर्क, उसका एडवांटेज मिलेगा इनको, ठीक है। और दूसरा ब्लैक रॉक का एक्सपर्टाइज मिलेगा। ब्लैक रॉक तो देखिए पहले भी था ना, डीएसपी ब्लैक रॉक आप लोग जानते होंगे, तो कुछ सालों पहले एग्जिट हो गया था, अब सिर्फ डीएसपी है। लेकिन हाँ फिर से ब्लैक रॉक आया, इस बार जियो के साथ उनका कोलैबोरेशन है। और ब्लैक रॉक वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एसेट्स को मैनेज करता है वर्ल्ड में, ठीक है, तो बहुत बड़ा प्लेयर है। तो ऑफ कोर्स एक्सपर्टाइज तो है वहाँ पे और जियो का रीच है, तो इसीलिए ना आप एक्सपेक्ट कर सकते, मैंने पहले ही बताया कि भाई AUM वाइज इनको प्रॉब्लम नहीं होगा। आने वाले कुछ समय में ही आप देखेंगे, कुछ सालों के अंदर ही ये ना टॉप 10 टॉप 5 इस तरह से तेज़ी से ऊपर जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सवाल ये पैदा होता है कि ठीक है भाई आया, इसका एडवांटेज क्या क्या मिलेगा, ठीक। तो देखिए रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कुछ यहाँ पे एडवांटेज तो ये है कि भाई इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखा है चीज़ें, बहुत ही सिंपल रखा है, प्लेन वनीला सिंपल। सिंपल क्या रखा है कि देखिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सिर्फ 500 रुपीज़ से स्टैंडर्ड, ऐसा नहीं कि 1000 5000 कुछ नहीं, 500 रुपीज़ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, लो कॉस्ट, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो एक्सपेंस रेशियोज़ होंगे वो बहुत कम होंगे, ठीक है, क्योंकि अभी देखिए डेट फंड में तो ऐसे भी एक्सपेंस रेशियो कम होता है, उसके बाद इंडेक्स फंड है तो इंडेक्स फंड में भी तो एक्सपेंस रेशियो कम ही होता है। एक्टिवली मैनेजमेंट देखते हैं किस तरह का होगा, लेकिन वहाँ भी ऐसा माना जा रहा है, जब होगा देखेंगे, लेकिन माना जा रहा है कि वहाँ भी एक्सपेंस रेशियो कम होगा, रिलेटिवली मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्सपेंस रेशियो कम करने के लिए, एक्सपेंसेस कम करने के लिए कुछ और भी उन्होंने किया है। वो क्या कर रहे हैं कि सिर्फ डायरेक्ट प्लान ला रहे हैं, रेगुलर प्लान ला ही नहीं रहे हैं, ठीक है ना। तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं होगा ना, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाने का, यहाँ पूरा का पूरा डायरेक्ट है और पूरा टेक बेस है ना, मतलब ऐसा नहीं कि आपको कहीं जाकर करना है, पूरा सब कुछ ऑनलाइन है, ऑनलाइन सारा इन्वेस्टमेंट्स आप कर सकते हैं, वो एक प्लस है। तो टेक से भी बोल सकते हैं, लो कॉस्ट बोल सकते हैं और रिटेल फोकस्ड बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट अमाउंट बहुत कम कर रखा है। तो ये सब कुछ एडवांटेजेस हैं यहाँ पे। अब सवाल ये होता है कि भाई मैं क्या इस तरह के फंड्स में, मतलब NFOs की बात बोल रहा हूँ, इनके फंड्स की बात नहीं, NFOs देखिए मैं तो कई बार क्लियर कर चुका हूँ कि मैं NFOs में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं जो ट्राइड एंड टेस्टेड फंड्स है ना, मतलब कुछ सालों का ट्रैक रिकॉर्ड है, अच्छा खासा चल रहा है, स्टैब्लिश्ड है, उसमें करता हूँ, ठीक है। तो मेरा तो ये है, लेकिन हाँ आपका पैसा है, डिसीजन आपका होगा कि आपको क्या करना है, ये हुआ। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी आता है ना कि भाई इन दोनों में कौन सा, एक्टिव फंड और इंडेक्स फंड, कौन सा सेलेक्ट करें, कौन सा ज़्यादा सुटेबल होगा। तो देखिए एक्टिव मैनेज फंड और इंडेक्स फंड में जो सबसे बड़ा डिफरेंस मुझे लगता है वो है कि ये जो इंडेक्स फंड है ना, वहाँ पे वो कभी भी अपने बेंचमार्क को बीट नहीं करते हैं, ठीक है। तो जिस भी बेंचमार्क को वो फॉलो करते हैं, मतलब मार्केट से हमेशा इनका रिटर्न कम होगा, ठीक है। मान लीजिए कि लार्ज कैप है तो लार्ज कैप जैसे निफ्टी 50 को फॉलो कर रहा है तो निफ्टी 50 से हमेशा उसका रिटर्न कम होगा, या मिड कैप का फंड है निफ्टी 150 तो मिड कैप 150 बेंचमार्क से इंडेक्स फंड का रिटर्न हमेशा कम होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए सेम स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जा रहा है और सेम एक्सपोजर लिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पूरा पैसा इन्वेस्ट नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? एक तो है कि भाई थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो चार्ज करेगा ना, मतलब फ्री का तो आपको सर्विस नहीं दे रहा, तो थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो में जाएगा। दूसरा ये भी है कि जब वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो थोड़ा सा कैश में उनको पैसा रखना पड़ता है, क्योंकि मान लीजिए रिडम्पशन रिक्वेस्ट आया तो उस समय कैश जरूरी है ना, उसी से तो पे कीजिएगा रिडम्पशन। ऐसा तो नहीं कि रिडम्पशन आया आप फिर बेचेंगे उसके बाद पे आउट करेंगे, ऐसा तो होता नहीं। तो ये थोड़ा पैसा कम इन्वेस्ट होता है इसके कारण। और एक और रीज़न ये भी हो सकता है ना कि जैसे कुछ चेंजेस हुआ बेंचमार्क में या फिर इंडेक्स में तो इमीडिएटली आप उसको नहीं कर पाते हैं, थोड़ा बहुत लैग होता है, उसके कारण भी जो रिटर्न्स है उसमें थोड़े चेंजेस आ जाते हैं। तो ये सब कुछ रीज़न है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जबकि एक्टिवली मैनेज्ड फंड में एटलीस्ट देखिए होगा नहीं होगा, बीट करेगा नहीं करेगा ये तो दूसरी बात है, लेकिन हाँ उनके पास फंड मैनेजर्स के पास ये मौका होता है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म में वो बेंचमार्क को बीट कर सकें, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है इन दोनों में। इंडेक्स फंड में ऑफ कोर्स एक्सपेंस रेशियो कम होता है तो इसीलिए कम रिटर्न आपको दे रहे हैं क्योंकि एक्सपेंस रेशियो भी कम है, लेकिन एक्टिवली मैनेज्ड फंड में एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ फंड मैनेजर बोल रहा है कि मैं आपको मार्केट से ज़्यादा रिटर्न दूंगा, इसीलिए एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा जनरेट करता है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे मतलब बनता है कि अगर कोई फंड अपने बेंचमार्क को ज़्यादातर होराइजन्स में बीट कर रहा है एक्टिवली मैनेज फंड, तब तो अच्छा है,
अगर ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो ले रहा है तो जस्टिफाई कर रहा है, लेकिन अगर कोई फंड बीट नहीं कर पा रहा, पैसा भी पूरा ले रहा है और मार्केट से कम रिटर्न दे रहा है, दैट इज़ बेंचमार्क से कम रिटर्न दे रहा है, तब तो सही नहीं है ना, अच्छा फंड उसको नहीं मानेंगे। यहाँ पे आप लोगों का क्वेरी आता है कि लॉन्ग टर्म में ना बीट करेगा हमेशा ही, मतलब लॉन्ग टर्म में जो इंडेक्स फंड का रिटर्न है वो एक्टिवली मैनेज फंड से ज़्यादा होता है। देखिए मैंने जो डिटेल्स अभी देखा है ना, ठीक है, ऑफ कोर्स ये मार्केट कंडीशंस पर डिपेंड करता है, बट मोस्टली जो अच्छे क्वालिटी के फंड्स हैं लॉन्ग टर्म में, ठीक है, ज़्यादातर केसेस में, मतलब मैंने जो डिटेल्स देखा उसके आधार पर बता रहा हूँ, जो बेंचमार्क है उसे बीट करते हैं लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में नहीं बोला जा सकता है क्योंकि कॉल है ना, इन्वेस्टमेंट स्टाइल का कॉल है, किस तरह का आपका इन्वेस्टमेंट स्टाइल है, ठीक है, उसके आधार पर डिपेंड करता है। आपका रिटर्न थोड़ा अप एंड डाउन होगा, ठीक है, कभी बेंचमार्क से थोड़ा ज़्यादा, कभी बेंचमार्क के आसपास, कभी बेंचमार्क से थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, इस तरह से चलता रहता है। लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में जो अच्छे क्वालिटी के फंड्स हैं, अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, वो ज़्यादातर केसेस में, ठीक है, 100% मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर केसेस में अपने बेंचमार्क को बीट करते हैं। अगर कोई फंड है कोई 10-15 ईयर्स में भी अगर अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, तब तो बिल्कुल आप बोल सकते हैं कि बिल्कुल भी अच्छा फंड नहीं है, इसमें तो कहीं कोई डाउट नहीं है ना भाई। 1-2 साल का अंडर परफॉर्मेंस समझ में आता है, ठीक है ना, आपका इन्वेस्टमेंट स्टाइल अलग है, मार्केट कॉल अलग है, कभी कभी थोड़ा अप डाउन होता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे क्वालिटी का फंड भी थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस करता है, लेकिन किसी फंड को अगर 10-15 ईयर्स दिया जाए और उसमें भी बेंचमार्क को अगर बीट नहीं कर पा रहा है एक्टिवली मैनेज फंड, तब तो बिल्कुल भी अच्छा फंड नहीं ना, उस तरह के फंड में इन्वेस्टमेंट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही बात है कि अगर किसी को लगता है कि आने वाले ना 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स में एक्टिवली मैनेज्ड फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो ऑफकोर्स वहाँ पे तब तो इंडेक्स फंड में ही आप इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, तब फिर आप एक्टिवली मैनेजमेंट ज़्यादा एक्सपेंस क्यों देंगे, एक्सपेंस रेशियो। देखिए मेरा जो पर्सनल थॉट प्रोसेस है वो है कि बीट करते हैं आने वाले समय में भी, जो अच्छे क्वालिटी के फंड्स हैं लॉन्ग टर्म में एटलीस्ट। शॉर्ट टर्म में बिल्कुल सही बात है, अंडर परफॉर्मेंस आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में एटलीस्ट बीट करेंगे जो अच्छे क्वालिटी वाले फंड है, ठीक है। तो मैं जो अपना इन्वेस्टमेंट करता हूँ ज़्यादातर एक्टिवली मैनेज्ड फंड में ही करता हूँ। लार्ज कैप में 1-2 इंडेक्स फंड चलता है, ठीक है, लार्ज कैप में वहाँ भी जो अच्छे क्वालिटी के फंड्स हैं वो बीट करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं बीट करते हैं। लार्ज कैप का जो एक्सपोजर है वो इंडेक्स फंड के थ्रू भी लिया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये भी ध्यान में रखा जा सकता है कि वैसे इन्वेस्टर्स, ठीक है, जिन्हें मार्केट का ज़्यादा आइडिया नहीं और प्लस अननेसेसरी हेडेक नहीं लेना चाहते हैं, तो उनके लिए सभी मामलों में इंडेक्स फंड ही सूटेबल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। होता है ना भाई, मुझे ट्रैक नहीं करना है, एक्टिवली मैनेज फंड कभी कभी होता है ना कि 3-4 साल से बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस, कभी कभी थोड़ा चेंज करना पड़ता है उसको, ठीक है, करना पड़ता है, पोर्टफोलियो रिव्यू करना पड़ता है। इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहते अननेसेसरी हेडेक, या फिर आपको लगता है कि नहीं एक्टिवली मैनेज्ड फंड बीट ही नहीं कर सकते हैं, कभी भी बीट नहीं कर सकते हैं, वेस्ट है, तब तो सही बात है, तब तो आपको हमेशा ही इंडेक्स फंड में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। थॉट प्रोसेस है। देखिए पहले क्या हुआ, सही बात हम डिस्कस करते हैं, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं किसी को नहीं बताने। आपको क्या सही लगता है, आपका पैसा, आप डिसीजन लेंगे। मुझे जो अच्छा लगता है या फिर मुझे जो लगता है कि फ्यूचर में हो सकता है, मैंने अपना बताया, लेकिन आपको क्या लगता है, डिसीजन आपका होगा ना, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे। इंडेक्स फंड और एक्टिवली मैनेज फंड में इन्वेस्टमेंट करते वक्त ये भी ध्यान में रखें ना कि आप किस फंड हाउस का डिटेल्स पढ़ रहे हैं, किस फंड का डिटेल्स पढ़ रहे हैं, जो भी डिटेल्स आप पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, ठीक है ना। अब जैसे वैसे ही कंपनी जो कि ज़्यादातर ना आजकल बहुत सारी कंपनी, जो नई नई कंपनी ज़्यादातर इंडेक्स फंड्स ला रही हैं, ठीक है, तो वो ज़्यादातर जो डेटा होगा ना इंडेक्स फंड के फेवर में देंगे कि नहीं इंडेक्स फंड ही बेस्ट। सही बात है, उनको बेचना है, उनका बिजनेस है ना, ठीक है। उसी तरह से अगर आप एक्टिवली मैनेज्ड फंड वालों का डेटा चेक करेंगे, वो बोलेंगे नहीं एक्टिवली मैनेज्ड फंड ही अच्छे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। आप किसका डेटा पढ़ रहे हैं, किसका सुन रहे हैं, उसके आधार पे आप अपना मन बना सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको दोनों का डिस्कशन सुनना है, उसके आधार पे आपको अपना डिसीजन लेना है, ठीक है। यहाँ पे ये ध्यान में रखें कि जो भी आप रिटर्न्स देखते हैं ना, तो रिटर्न्स हमेशा ही पोस्ट एक्सपेंसेस होता है, मतलब एक्सपेंसेस पहले उसमें से कट किया जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जैसे एक फंड है, ठीक है ना, वो 10% का रिटर्न जनरेट कर रहा है, ठीक है, और एक्सपेंस रेशियो मान लीजिए 0.1% है, बहुत कम 0.1%। और एक दूसरा फंड है जो कि 12% का रिटर्न दे रहा है, वहाँ पे एक्सपेंस रेशियो मान लीजिए 0.5% या चलिए 1% चार्ज कर रहा है, 1% एक्सपेंस रेशियो, ठीक है। तो अगर मुझे मौका मिलेगा तो ऑफकोर्स मैं सेकंड वाले में इन्वेस्ट करूंगा कि भाई ठीक है 1% का तुम एक्सपेंस रेशियो ले लो, लेकिन 2% का रिटर्न तुम 12% का रिटर्न दे रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमेशा आपको ध्यान में रखना है, हम एक्सपेंस रेशियो बचाने के लिए इन्वेस्ट नहीं करते हैं, हम ज़्यादा रिटर्न जनरेट करने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर कोई फंड थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो देकर थोड़ा ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर रहा है,
तो ऑफ कोर्स वो हमारे लिए ज़्यादा सुटेबल होगा। लेकिन अगेन एक्टिवली मैनेज फंड में बिल्कुल सही बात है कि आपको ट्रैक करना पड़ेगा, पोर्टफोलियो रिव्यू करना होगा, कहीं कुछ प्रॉब्लम्स होंगे तो वहाँ पे चेंजेस लाने होंगे। इन अननेसरी हेडेक्स में नहीं पड़ना चाहते हैं तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इंडेक्स फंड आपके लिए बेस्ट है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।